हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर और भी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू व्यूअर्स कैन चेक आउट देम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि इससे पहले कि हम जो कि है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। तो हमने अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इतने कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में ही हम पढ़ने जा रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है दिस concept is very important for correct determination of net profit। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट को करेक्टली डिटरमाइन करना है तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब आगे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, all the costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against the revenue। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि अगर हमें बिजनेस ऑपरेशन से, यानी बिजनेस जिसमें बिजनेस डीलिंग कर रहा है, अगर उसका हमें नेट प्रॉफिट पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कॉस्ट आ रही है उस रेवेन्यू को जनरेट करने की, जो कि उसी पीरियड से रिलेटेड हो, ठीक है, उससे हमें क्या करना है? चार्ज करना है। मतलब उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितनी भी कॉस्ट एप्लीकेबल हो रही है उसी पीरियड की, ध्यान से मेन बात यहाँ पे आ रही है, ऑफ द पीरियड। मेन चीज ये है, ठीक है, ऑफ द पीरियड। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो उस पीरियड में जो भी उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट आ रही है, जो भी कॉस्ट अप्लाई हो रही है, वो उसी रेवेन्यू से क्या करनी चाहिए? चार्ज करनी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। अकॉर्डिंग फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू should be recognized। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये पता करना है, ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी रेवेन्यू कितनी हुई है। ठीक है, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने की जो भी कॉस्ट आ रही है वो भी उसी रेवेन्यू से क्या करना चाहिए? चार्ज करना चाहिए। मतलब चार्ज करने का मतलब उसी रेवेन्यू से डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्या किया है, अगर हम बात करते हैं, अगर आपने ये किया है कि आपने जो है 4 लाख रुपए का इस साल सेल करी, तो 4 लाख की जब आपने सेल करी तो 4 लाख के लिए सबसे पहले आपने सामान मंगाया होगा। ठीक है, सामान मंगाया होगा। अब सामान मंगाने के लिए यहाँ तक जहाँ से वो था, जहाँ पे वो सामान था, आपकी प्लेस तक आने के लिए आपने कुछ ट्रांसपोर्ट अवेल किया होगा, जिसका आपने भाड़ा दिया होगा। अब आपने 4 लाख की सेल करी तो कुछ सेल्समैन रखे होंगे या अदर मोड ऑफ सेलिंग रखा होगा, तो उनके भी चार्जेस होंगे कि नहीं होंगे? तो यानी 4 लाख रुपए की इनकम को जनरेट करने के लिए आपने जो उसी साल उस पीरियड में जितने खर्चे किए हैं वो सारे खर्चे उसी रेवेन्यू में से क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते तभी प्रॉफिट आपका निकल के आता है। ठीक है, आई बात समझ में? इतना ये सिंपल। अब मैचिंग का मतलब ही है कि रेवेन्यू से कॉस्ट को क्या करना है? मैच करना है। मतलब उसी रेवेन्यू की में से उसी कॉस्ट को डिडक्ट करना है। ये नहीं कि आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड अगर जो कॉस्ट आई है, मान लो कोई और खर्चा है, लेकिन वो खर्चा आप इसमें दिखा रहे हो, ठीक है, इससे रेवेन्यू से डिडक्ट कर रहे हो, तो वो चीज गलत हो जाएगी। उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसी की कॉस्ट जो आई हो, ये होता है मैच करना। ठीक है, मैचिंग मतलब मिलान करना। ठीक है,
रेवेन्यू से जो भी इनकम हो रही जो भी रेवेन्यू हुई है उसको अर्न करने में, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जो भी खर्चे हो, केवल उन्हीं खर्चों को, उन्हीं से रिलेटेड खर्चों से मैच करके क्या करना है, डिडक्ट करना है, चार्ज करना है। यही कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक बिजनेस का अगर सही प्रॉफिट जानना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें ये कह रहा है फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, following points must be considered by matching cost with revenue। ठीक है, अब क्या है, when an item of revenue is included in the profit and loss account, all the expenses incurred on it, whether paid or not, should be shown as expenses in the profit and loss account। ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू का आइटम है, ठीक है, जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट करी है उसको आप पीएल अकाउंट में दिखाओगे, उसमें से उन सारे खर्चों को दिखाने हैं, चाहे वो पे हुए हो चाहे नहीं पे हुए हो, उन सारे ही खर्चों को एज अ एक्सपेंस, कैसे, एज अ एक्सपेंस आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, एज अ एक्सपेंस आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, जो उसी रेवेन्यू से जनरेट होने वाली जो भी इनकम, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुई है उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, चाहे वो पे हुए हो चाहे वो ना पे हुए हो, लेकिन उनको एज अ एक्सपेंस दिखाना है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। On the basis of this concept, outstanding expenses should not paid in cash are shown in the profit and loss account। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो आपके आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया खर्चे होते हैं, जो कि बकाया मतलब कैश में पे नहीं किए होते हैं, लेकिन फिर भी उनको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यही कहता है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा हुआ हो, चाहे वो पे हो चाहे वो ना पे हो, उसको क्या करना है, डिडक्ट आपको करना ही करना है, एज अ एक्सपेंस दिखाना ही दिखाना है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब मान लीजिए अगर अभी मैंने जब एग्जाम्पल दिया तो मैंने ये बोला कि 4 लाख का आपने वो क्या सेल किया, तो उस सेल को करने के लिए आपने कुछ जो सामान मंगाया हुआ, ठीक है, अब जरूरी नहीं है उसमें से सारा सामान आपने कैश में मंगा लिया हो, कुछ क्रेडिट पे भी तो होगा, है ना, तो क्या क्रेडिट वाला सामान नहीं दिखाओगे, दिखाओगे ना उसको, है ना, क्योंकि उस साल आपने उतना सामान उतने रुपए का मंगाया है, चाहे वो आपने कैश पे किया हो चाहे नहीं पे किया हो, उधार बेसिस पे भी लिया हो, तो भी वो दिखाएंगे आप क्रेडिट्स, वो एज अ एक्सपेंस। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बताया था कि जो जहां से सामान मंगाया होगा वो प्लेस अलग होगी, यहाँ जो आपकी प्लेस बिजनेस की है वो अलग होगी, तो वहां तक सामान मंगाने के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ली, अब भाड़ा देना है, अब जरूरी नहीं कि भाड़ा आप तुरंत दे दो, आप बिल में लिख लोगे, कई जगह ये भी होता है कि क्या होता है, बिल में लिख देते हैं फिर बाद में उसको पे कर देते हैं, ठीक है, तो कैश में पे करना है बाद में, ठीक है, जैसे से तो ये क्या हो गया, बकाया खर्चा हो गया। अब ये कह दिया कि अभी सामान ले आओ, 3 महीने बाद हम इसका पेमेंट, तुम्हारा बिल हम क्लियर कर देंगे, 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, तो 3 महीने बाद जब पेमेंट करेंगे तो 3 महीने के लिए वो बकाया खर्चा हो गया कि नहीं, लेकिन फिर भी इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे, खर्चे में दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में किया गया खर्चा है, चाहे वो कैश में पे हुआ हो चाहे पे ना हुआ हो, उसको दिखाना ही दिखाना है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट
पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है व्हेन सम एक्सपेंस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, द पार्ट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर विल बी शोन एज एन एक्सपेंस ओनली नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट ईयर से द पार्ट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर विल बी शोन एज एन एक्सपेंस ओनली इन नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। इस साल नहीं दिखाओगे खर्चे में, वो अगले साल ही के खर्चे में दिखाओगे। ठीक है, this means that part of the insurance premium against which benefit will be derived or revenue will be earned in future should be shown in the balance sheet as an assets and the rest is treated as an expense during the current year। ठीक है, ड्यूरिंग द करंट ईयर आप एक्सपेंस दिखाओगे और जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है उसको आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाओगे। अभी इस पॉइंट को अच्छे से और क्लियर कर लेते हैं। अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन किया, अब आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ये करंट ईयर आपका क्या है, 2025 चल रहा है। ठीक है, अब 2025 में आप 2026 के भी खर्चे पे कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कर दिया 2026 में, 2026 का भी 2025 में पे कर दिया, यानी कि नेक्स्ट ईयर का आपने इसी साल पे कर दिया, तो ये प्रीपेड खर्चा माना जाएगा। जैसे आपने देखी होगी दो तरह की होता है, जो सिम का जो प्लान होता है वो दो तरीके, एक प्रीपेड प्लान होता है, एक जो है पोस्ट पेड होता है। तो प्रीपेड में आप क्या करते हो, पहले खर्चा कर लेते हो फिर उसका बेनिफिट उठाते हो, और उसमें क्या होता है, यानी बेनिफिट उसका फ्यूचर में मिलेगा ना, जब आप खर्चा अभी कर दोगे लेकिन बाद में उसका बेनिफिट उठाओगे। और पोस्ट पेड में आप बेनिफिट पहले कर लेते हो फिर आपके पास लंबा चौड़ा बिल निकल के आ जाता है, वो पोस्ट पेड होता है, यही चीज होती है। अब वही चीज है कि जो आपका जो बेनिफिट है, जितना पोर्शन नेक्स्ट ईयर से है वो फ्यूचर में आपका मिलेगा, इस साल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जब बेनिफिट मिलेगा इसीलिए उसको बैलेंस शीट पे दिखाओगे, उसको एज एन एक्सपेंस इस साल नहीं दिखाओगे, ये कह रहा है ये पॉइंट। अब आइए चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आइए देख लेते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2000। ठीक है, 2000 पे किया है, इन विच 500 included relating to 2026, ये कह रहा है। ठीक है, इस साल आपने 2025 की बात चल रही है, ये 2025 की बात चल रही है। 2025 में आपने 2000 रुपए पे किए, जिसमें से 500 रुपए इंक्लूडेड, जो 500 रुपए उसमें इंक्लूड कर रहा है वो 2026 से रिलेटेड है, यानी कि 2026 का खर्चा आपने 2025 में पे कर दिया है, प्रीपेड खर्चा हुआ। तो अब इसमें ये यही पॉइंट कह रहा था कि जब आप इस साल का जब रेवेन्यू जनरेट करने का बताओगे, तो हमने कहा था जो इसी पीरियड से, मेन वर्ड क्या था, जो इसी साल के खर्चे होंगे उसको इसी साल की रेवेन्यू से। तो इस साल का 2000 का जो खर्चा है उसमें से 500 क्या है, नेक्स्ट ईयर का है। ये जो 2000 का खर्चा है इसमें से 500 किस ईयर का है, 500 आपका जो है वो रुपए 500 आपका 2026 से है। मतलब इस साल का खर्चा कितना हुआ, ₹1500 माइनस कर देंगे, जो कि 2025 में है। तो जब पीएल अकाउंट में दिखाओगे
इस तरीके से। ये पॉइंट यही कह रहा था कि जब पीएल अकाउंट बनाओगे किसका, 2025 साल का, तो रिलेटिंग, हालांकि आपने खर्चा 2000 दिया है लेकिन 2000 पूरा नहीं दिखाओगे, कितना दिखाओगे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम आप 1500 ही दिखाओगे, क्योंकि इस साल से रिलेटेड कितना है 1500। और यही पॉइंट कह रहा था कि 1500, सॉरी, ये पॉइंट ये कह रहा था कि इसी साल के खर्चे में से इसी साल की रेवेन्यू को चार्ज करना है, ठीक है, इस साल की रेवेन्यू में से इसी साल के खर्चे को चार्ज करना है। तो 1500 ही चार्ज करोगे, 2000 नहीं चार्ज करोगे। अब बाकी 500 का क्या होगा, उसमें वो पॉइंट क्या कह रहा था कि अगर इसका जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंस दिखा दोगे, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से कितना दिखा दोगे, 500 रुपए। आई बात समझ में? ये पॉइंट टोटल ये कह रहा है, ये जो 2025 की बैलेंस शीट है, 2025 का पीएल है, ये इस तरीके से आएगा, ये याद रखना, ठीक है। और जो 500 यानी कि जो 500 का खर्चा है वो जब अगले साल का पीएल बनाओगे 2026 का, तो उसमें दिखाओगे, इस साल नहीं दिखाओगे। मतलब जब 2026 का जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे, 2026 का आप पीएल अकाउंट बनाने जा रहे हो, तो उसमें खर्चा कितना दिखाओगे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम आप दिखाओगे पूरा कितना, 500 रुपए, 2026 का जब पीएल बनाओगे। ये पॉइंट पूरा का पूरा ये डिफाइन कर रहा है, उस साल के खर्चे में से केवल उसी साल की इनकम में से चार्ज करना है, रेवेन्यू में से चार्ज करना है, अदर कोई भी नहीं चार्ज करना है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे जब हम जो है इस मैच कर रहे होंगे कॉस्ट को उसकी रेवेन्यू से, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, जो क्या है बिना बिकी हैं, उनकी गुड्स की कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर टुगेदर विद द एक्सपेंस, जिसमें एक्सपेंस इंक्लूडेड होंगे, इनकर्ड ऑन इट मस्ट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। उनको नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, कैरीड फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। एज दीज गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, क्योंकि ये जो गुड्स हैं आप उनको पहले नेक्स्ट ईयर पहले उनको बेचोगे। एज सच द क्लोजिंग स्टॉक इज कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कैरीड ओवर होगा एज ओपनिंग स्टॉक। चलिए ये पॉइंट भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब इसको ब्रीफली देख लेते हैं। अब इसमें यही बताया गया है कि चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, अब मैंने क्या बताया था आपको, एक एग्जाम्पल लिया था 4 लाख की, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो, ठीक है, आपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा था, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसमें ये पढ़ा था 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, ये पढ़ा था आपने।
जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरी पहली वीडियोस को प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ये बिगिनिंग है और ये एंड है, ये कहा गया है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, इस साल तुमने, मान लो आपने सामान मंगवाया 4 लाख, ये 1 अप्रैल को था। 1 अप्रैल को आपका 1 अप्रैल 2025 और ये 2026 को एंड होगा। 4 लाख सामान का मंगवाया और आपके पास जो 31 मार्च को बचा है ना, वो कितने रुपए का बचा? मान लीजिए बचा 1 लाख का, सॉरी 3 लाख का। आई बात समझ में? आपने 4 लाख का सामान, 4 लाख रुपए का स्टॉक मंगवाया, ठीक है, ये स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक, जिसमें सारे खर्चे शामिल है, ठीक। यानी इस स्टॉक को मंगवाने के लिए आपने फ्रेट दिया होगा, ठीक है, और जैसे जो लेबर है उनको भी पैसे दिए होंगे सामान उतारने चढ़ाने के, तो ये सारा खर्चा होगा। और जो सामान जहां से मंगाया होगा वो सारा खर्चा, ये कितने में खरीदा है वो सब इंक्लूडेड होगा। यही पॉइंट ये कह रहा था कि एक्सपेंस को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। अब 1 अप्रैल को आपका सामान था 4 लाख, ठीक है, और जब ईयर एंड हुआ तो 3 लाख का सामान बच गया, 3 लाख स्टॉक बच गया, तो ये यानी 2026 का क्या होगा? ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब अगले साल ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जब अगला साल आएगा, जो कि होगा 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027, ठीक है, तो ये जो 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। यही पॉइंट कह रहा था कि ये कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। ये शुरुआत का था तो ये ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा, ये एंड में बचा था तो क्लोजिंग स्टॉक होगा 3 लाख का। अब अगले साल का जब ओपनिंग स्टॉक बोलोगे तो 3 लाख है ना, तो पहले अगले साल इस सामान को भी बेचोगे। अब इकट्ठा फिर से 4 लाख का सामान नहीं मंगवा लोगे, ठीक है, पहले ये 3 लाख का बेचोगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे सामान और मंगवाना है कि नहीं मंगवाना है, ठीक। तो ओपनिंग स्टॉक, अब इसमें सारे खर्चे भी इंक्लूडेड है, मतलब कि जो ओपनिंग में रहे होंगे खर्चे वही इसी अमाउंट में भी रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में से तो है ये अमाउंट। तो ये 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक तो अगले साल क्या होगा? कैरीड फॉरवर्ड। वही ये पॉइंट कह रहा था। आई बात समझ में? यही पॉइंट कह रहा था कि अगले साल पहले आप इसको बेचोगे, ठीक। तो यही पॉइंट ये कह रहा था, cost of goods remaining unsold at the end of the year together with the expenses incurred on it must be carried forward। यानी जो 3 लाख का था जिसमें एक्सपेंसेस क्या थे? इंक्लूडेड थे, आप नेक्स्ट ईयर उनको क्या करोगे? कैरीड फॉरवर्ड करोगे। As these goods will be sold only during the next period। अब नेक्स्ट पीरियड में उनको सेल करोगे, यही पॉइंट बताया। As such, the closing stock is carried over to the next period as opening stock। यही चीज बोली मैंने, जो 31 मार्च 2026 का क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 अप्रैल 2026 का क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक बन गया। बस यही पॉइंट था। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? Sorry for the disturbance। Similarly, incomes receivable must be added in revenues and incomes received in advance must be deducted from revenues। यही सेम एक्सपेंस की तरह पॉइंट था। एक्सपेंस में क्या कह रहा था कि चाहे खर्चा पे किया हो चाहे ना पे किया हो, आउटस्टैंडिंग खर्चा हो, लेकिन उस पीरियड से रिलेटेड है तो उसको दिखाएंगे, और प्रीपेड का कोई भी खर्चा होगा, नेक्स्ट पीरियड का कोई भी खर्चा होगा, उसको नहीं दिखाएंगे। यही खर्चे में कह रहा था। अब सेम चीज वही इनकम में आ गई है, ठीक है।
इसी तरीके से जो इस साल की रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू में वो चीज ऐड करेंगे जो इनकम रिसीवेबल हो, मतलब मिलने वाली हो, तो उसको ऐड करेंगे। और अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज, मतलब जो आपने रेवेन्यूज दिखाई है पीएल अकाउंट में, तो जो आपने रेवेन्यू जनरेट करी, अगर उसमें से कोई भी इनकम मिलना बाकी होगी सॉरी बच्चों, मिलना बाकी होगी तो उसको आप ऐड करेंगे और नेक्स्ट पीरियड से जो रिलेटेड होगी उसको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।